दिल्ली में कल तालिबान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं करने दिया। हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ी घटना थी जब भारत के पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दिया गया और इस पर काफी विपक्षी राजनेताओं ने अब सवाल भी उठाए हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाई। स्मिता, हुआ क्या था? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। और दर्शक सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था वहां पर गेट से घुसते ही, गेट थैंक पे यू। पहुंचते ही। थैंक यू विक्रांत, नमस्कार। मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, एक्चुअली वहां पे हम घुसे नहीं थे एम्बेसी में। अच्छा। जो प्रोसेस था वो ये था कि जब हमें पता चला कि मुत्ताकी यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ। जिन्हें अभी तक तालिबान का एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर कहा जा रहा था, लेकिन इस विजिट में चूंकि उसे अपग्रेड किया गया, फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो अब हम उन्हें अफगानिस्तान का विदेश मंत्री कह रहे हैं, हाँ। जो भारत सरकार कह रही है। तो जब हमें पता चला कि मुत्ताकी भारत आ रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, तो हम पिछले 48-72 घंटे से हम कॉल कर रहे थे विदेश मंत्रालय के लोगों को। एम्बेसी में यहाँ पर दरअसल कोई है नहीं, मैं उसके बारे हाँ। में बताऊंगी थोड़ा सा जी। आपको कि क्या हो रहा है एंट्री के लिए, किससे बात करनी पड़ रही है। क्योंकि ठीक है, ये आमतौर पर होता है कि जब कोई वर्ल्ड लीडर्स आते हैं या कोई दूसरे कोई देश से कोई शख्स आता है, तो ऐसा नहीं होता कि हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी वॉक इन कर जाए। हम्म। उसके लिए एक बाकायदा एक प्रोसेस होती है, हम्म। जिसमें कुछ लोगों को मैसेजेस जाते हैं, कुछ लोगों को कॉल्स जाते हैं, एक हम्म। सूची तैयार की जाती है, वो लोग आते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 500 हाँ। लोग पहुंच जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो खैर, विदेश मंत्रालय को हम पूछ रहे थे तो उनसे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, और कल हमें सुबह पता चला कुछ लोगों से कि उन लोगों को फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो इनकी मुंबई की कॉन्सुलेट है हाँ। अफगानिस्तान की, वहां से इस पत्रकार वार्ता में शामिल होने के लिए। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इसमें जनानियों को बुला रहे हैं हाँ। या नहीं। और मुझे लगा कि शायद ठीक है, मैं फ्रीलांसर हूँ, हाँ। लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अखबार हैं, जो हाँ। सीरियस रिपोर्टिंग करते हैं, क्या इनके विमेन पत्रकारों को बुलाया गया है या नहीं, या हाँ। इनविटेशन मेल स्पेसिफिक है। हाँ। तो वक्त था 3:30 बजे का, और 12-1 बजे तक ये पता चल गया हमें कि इसमें महिलाओं को नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारी महिला पत्रकार हमें फोन करके पूछने लगी कि तुम्हें इनविटेशन आया क्या, तुम्हें कॉल आया क्या। हाँ। और हमने एक दो लोगों को कहा भी कि देखो, अगर ट्राई करना है तो एम्बेसी के बाहर आप चले जाओ, जाकर देखो अगर वो घुसने देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ चूंकि ये तालिबान के टेक ओवर के बाद से एम्बेसी में कोई लोग नहीं थे जो मीडिया हाँ। के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हो सकता कभी गैप रह जाए। तो इसलिए मैं वहां तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने मैसेजेस जरूर भेजे थे। हाँ। जो यहाँ अफगानिस्तान के कौंसल जनरल हैं मुंबई में, जो तालिबान के अपॉइंटी हैं, हाँ। सुहेल शाहीन, जो कि उनके प्रवक्ता हुआ करते थे, हालांकि अब वो कतर में एज राजदूत चले गए हैं। अच्छा। तो उनको भी मैंने टेक्स्ट भेजा था काबुल में, सोचकर कि अगर तो वो लिस्ट बना रहे हों। हाँ। लेकिन उन लोगों से भी कोई जवाब नहीं आया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने देखा कि उसमें 18 जो हैं वो मेल पत्रकार मौजूद थे, उसमें कोई महिला पत्रकार मौजूद नहीं थी। और जो वहां पर महिला पत्रकार जो पहुंचे थे, जो जानने के लिए कि क्या पता ना आ पाया हम्म। हो, उनके उनसे क्या पता चला कि क्या हुआ क्या वहां पर? नहीं, उनको भी प्रवेश करने नहीं दिया गया। हालांकि अच्छा। देखिए, वो जो जिन लोगों के नाम नहीं थे सूची में, वो हाँ। एक दो शायद मेल पत्रकार भी पहुंचे थे, उनको भी हाँ। अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी हाँ। गई। लेकिन बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हाँ। उनके पत्रकार पहुंचे थे बकायदा, उन्होंने अपना सर ढका हुआ था, जो मुझे हाँ। कहा गया, वहां जो खड़े पत्रकार थे हाँ। वो बाहर मौजूद रहे, खड़े रहे। महिला पत्रकार। महिला पत्रकार, हाँ। उन्होंने वेट किया, उन्होंने कहा हाँ। कि हमें जाने दीजिए, लेकिन उनको कोई इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वहां पर उस सूची के साथ खड़े थे, हाँ। जो सिलेक्ट पत्रकारों की लिस्ट थी। हाँ। और ये बेसिकली जो है इंडिकेट कर दिया गया था न्यूज रूम्स को, हाँ। कि वो मेल पत्रकार स्पेसिफिक जो नाम दिए जा रहे थे, वो मेल पत्रकारों को ही इनवाइट किया जा रहा था। तो जितने भी वहां पर कमरे में थे, हम्म। वो पत्रकार थे जो फॉरेन पॉलिसी बीट पर हैं, लेकिन मेल हैं, पुरुष हैं। स्मिता, आप लंबे समय से, करीब 2 ढाई दशकों से तो मैं देख रहा हूं कि आप विदेश मामलों को कवर करती रही हैं, देश विदेश में करती रही हैं। क्या कभी महिला होने के नाते इस तरह का भेदभाव आपने कहीं देश में या विदेश में कहीं इस तरीके का भेदभाव देखा या झेला? नहीं, ये और यही वजह रही कि हमने कल इसके बारे में ट्वीट किया, और फिर मेरे ट्वीट पर जो है लगातार हमने देखा एक हाँ। पूरा सिलसिला शुरू हो गया रिएक्शंस का। हाँ। पहले महिला पत्रकारों की तरफ से, फिर आज तो खैर प्रियंका गांधी से लेकर कल तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा वगैरह, विपक्ष की अपनी हाँ। राजनीति है, वो उस पर कर रहे थे। हाँ। देखिए, मैं आज लगभग 23 साल से हाँ। पत्रकारिता कर रही हूँ, जिसमें से 20-21 साल तो मैं विदेश मंत्रालय को हाँ। ही कवर कर रही हूँ। और देश विदेश में घूमने का मौका भी मिला है, अवसर हाँ। मिला है इस जॉब की वजह से। ये अनप्रेसिडेंटेड है, हम्म। क्योंकि हम इस्लामिक देशों में भी जब जाते हैं, हाँ। बहुत इस्लामिक मुल्कों को भी मैंने कवर किया है, हाँ।
मैं ईरान गई हूँ, यूएई, सऊदी, यहाँ गए हैं, यहाँ के वर्ल्ड लीडर, हमने लीडर्स से मुलाकात की है। ठीक है, हम एज अ पत्रकार जब जाते हैं, हम दूसरे देशों के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं, वो करना भी चाहिए, वो करना भी चाहिए। हाँ। अब हम ईरान गई थी, मैं नॉन अलाइंड मूवमेंट्स, आई थिंक 2012 या 11 की बात थी, मनमोहन सिंह गए हुए थे उसमें, ईरान में कवर करने के लिए गई थी। और मुझे याद है कि वहां जाने के पहले, क्योंकि वो बहुत लास्ट मिनट डिसीजन हुआ था, एक चेंज हुआ था, रिपोर्ट किसी और को जाना था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मुझे लास्ट मिनट लेट नाइट कहा गया। तो मैंने बकायदा, जब मैंने वीजा के फॉर्म्स वगैरह भर के विद इन अ फ्यू आवर्स मुझे वो फ्लाइट लेनी थी मनमोहन सिंह जी के साथ में, सबसे पहले जो मैंने काम किया, मैं खान मार्केट गई थी और मैंने जाकर फुल स्लीव्स कुर्ता खरीदे, कि ताकि पूरे हाथ ढके रहे, पाँव ढके रहे, जो मेरे पास वार्डरोब में नहीं थे उस वक्त। और ईरान में भी हम सारे, जो हम पीएम के प्लेन पे गए थे, हमने टच डाउन के पहले जो है अपना सर वगैरह ढक लिया, दुपट्टे से कर लिया। हमें खुशी नहीं होती है, लेकिन आपको कभी कभार करना पड़ता है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल ड्यूटी है, वी डोंट वांट टू बिकम द स्टोरी। लुक विक्रांत, मैं ओल्ड स्कूल हूं, बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं खबर बन जाऊं। और वहां पर जाकर मेरी जो ड्यूटी है कि मैं रिपोर्ट कर सकूं, मैं वहां के लीडर से बातचीत कर सकूं, उनका इंटरव्यू कर सकूं। एज लॉन्ग एज वो हो रहा है, वो एक्सेस मुझे दिया जा रहा है, आई एम ओके विद फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस। जैसे ईरानियन लीडर्स, दे डोंट शेक हैंड्स विद विमेन, हम उनके साथ में हम नमस्ते करते हैं, वो हैंडशेक नहीं करेंगे आपके साथ में, लेकिन बात करते हैं, वो भी बात करते हैं। ईरानियन लीडर्स जब जावेद जरीफ वगैरह भारत आए हैं, उनके इंटरव्यूज किए हैं हमारे कॉलीग्स ने, हम लोगों ने विमेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज भी दिया है इंडिया में आकर। और विमेन जर्नलिस्ट ने, ऐसा नहीं था कि वहां पे अब जब इंडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि हम अपना हेड कवर कर रहे हैं। अगर हम होटल वगैरह में कर रहे हैं तो वो इंडियन लैंड है। देखिए, मैं ये एम्बेसी वाली बात एक आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक और आपके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इकोसिस्टम की तरफ वो से पॉइंट कर रहे हैं कि ये तो एम्बेसी के अंदर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो तो टेक्निकली अफगान सॉइल है, अफगान टेरिटरी है, अंडर वियना कन्वेंशन, अंडर इंटरनेशनल लॉज, तो उसमें तो जो अफगानिस्तान की सरकार चाहेगी वही होगा। मैं यहाँ पे दो क्लैरिफिकेशन करूंगी, जो पहले बात मैंने शुरू की थी, कि अफगानिस्तान की एम्बेसी को आपको इस वक्त समझना होगा, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल में 15 अगस्त 2021 को, भारत ने अपना एम्बेसी वहां पर जो है, अपना दूतावास वहां बंद कर दिया था काबुल में, अपने मिशंस, और इवैक्यूएट हुए थे, हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ लेकर आ गए थे, कुछ हमने वहां से जो अफगान सिख्स हैं उनको कुछ इवैक्यूएशंस किए। इस वक्त जो अफगान एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें गिनकर 4 या 5 लोग हैं स्टाफ के। अच्छा। जो उनका सीडीए है, जिसे हम कहते हैं चार्ज द अफेयर्स, जो एक्टिंग एम्बेसडर का रोल काम करता है, वो शख्स है जो दरअसल पुरानी चुनी हुई सरकार के नियुक्त हैं। अच्छा। अशरफ गनी सरकार के वक्त के हैं। ठीक है। ये वो शख्स है जो तालिबान को नहीं मानता। और ये वो लोग हैं इस वक्त अफगानिस्तान के दूतावास में, जो अफगानिस्तान के फ्लैग को मानते हैं, जो 3 कलर का, रेड ब्लैक, जो 3 फ्लैग, जो ओरिजिनल फ्लैग है, वो तालिबान के व्हाइट एंड ब्लैक फ्लैग को नहीं मानते हैं। और उस फ्लैग को हमने भी अभी मान्यता नहीं दी, हमने वैधता नहीं दी है, क्योंकि तालिबान को ऑफिशियली हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हमने मतलब देश ने, भारत ने, रूस का जो मॉडल है इस वक्त भारत ने वही अपनाया है, कि रूस ने भी यही किया है कि अपनी एम्बेसी को दोबारा से उसकी बहाली कर दी है, तो टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके दूतावास बना दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसमें भी कुछ और अभी स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है। तो यहाँ इतने कम लोग हैं, और एक कॉन्सुलेट उनका जो मुंबई वाला है, उसमें जो अपॉइंटी है, मुंबई या हैदराबाद, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, वो तालिबान का नियुक्त किया हुआ शख्स है। ठीक है। तो जो ये सीडीए है दिल्ली वाले, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। तो बिहाइंड द सीन्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि कहीं ना कहीं वो विदेश मंत्रालय के जरिए से कोऑर्डिनेट हो रही थी चीजें। हालांकि आज विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, अगर आप अफगान एम्बेसी के अंदर भी कर रहे थे, शुरू में बात हो रही थी कि शायद किसी 5 स्टार होटल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ये बात आई कि वहां पर पत्रकार बाहर खड़े हो जाएंगे, स्टेक आउट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, एम्बेसी के अंदर करते हैं। टेक्निकली ये पॉइंट सही है कि एम्बेसी इज द लैंड ऑफ द कंट्री जिसकी एम्बेसी है, और वहां उन्हीं का डिक्टेट प्रोटोकॉल चलता है। लेकिन एज अ होस्ट कंट्री ये हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि बहुत दफा इस तरह के जब विजिट होते हैं, होस्ट कंट्रीज कुछ रिक्वेस्ट देते हैं, कुछ अपने प्रोटोकॉल्स देते हैं, जिनको पालन करते हैं आने वाले लोग। और यहाँ तो हम एक ऐसे डेलीगेशन की बात कर रहे हैं जो तालिबान से आया है। भाई ये तो मतलब एटलीस्ट इंडिया इज डेफिनेटली वे स्ट्रॉन्गर देन द तालिबान। बिल्कुल, हमारी स्ट्रेंथ तो उनसे ज्यादा है ना। तालिबान तो अभी रिकॉग्नाइज्ड कंट्री भी नहीं, मतलब रिजीम भी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड फोर्स भी नहीं है।
मेरा सवाल अपने लोगों से है कि क्या हमारी सरकार ने प्रोटोकॉल के तहत आपत्ति दर्ज करवाई? क्या ये तालिबान के डेलीगेशन को कहा कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत खराब लगेगा एक ऐसे मुल्क में जहां इतने विमेन लीडर्स अचीवर्स रहे हैं और जहां विदेश मंत्रालय की बीट में विक्रांत आपको भी पता होगा ना कि बिल्कुल। कितने महिला रिपोर्टर्स हैं, हाँ, महिला संपादक हैं, हाँ, बहुत ज्यादा तादाद है। बिल्कुल। और वो विमेन रिपोर्टर्स और एडिटर्स हैं जो हाँ, टफेस्ट क्वेश्चंस आज भी पूछती हैं। बिल्कुल पूछती हैं। तो उनको एक्सक्लूड करना, क्या इन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब लगेगा? डिड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रेज दिस इश्यू विद द तालिबान और विल इट रेज द इश्यू? क्योंकि मुत्ताकी अभी भी हैं, 6 दिन के दौरे पे आए हैं भारत, वो देवबंद जा आज रहे देवबंद जा हैं, रहे हैं। आगरा जा रहे हाँ, हैं, मतलब अपने काम कर रहे हैं और बाकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एग्जेम्पशन लेकर आए हैं। क्योंकि रशिया में इसके पहले वो थे विक्रांत, रशिया में एक मॉस्को फॉर्मेट ऑफ डायलॉग चलता है अफगानिस्तान पर कई सालों से, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को लेकर। उस फॉर्मेट में बाकायदा वो जिस रूम में बैठे हुए थे वहां पे विमेन पत्रकार मौजूद थी, अच्छा, उनके साथ इंटरेक्शंस थी। और सबसे बड़ी आयरनी है कि यही जो बीबीसी की महिला पत्रकारों को जो यहाँ घुसने नहीं दिया गया, विक्रांत इन लोगों के साथ काबुल में तालिबान एंगेज करते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं, उनको काफी आहू भगत करते हैं अपनी ऑफिस में। तो जो तालिबान काबुल में फॉरेन विमेन जर्नलिस्ट के साथ इंगेज करता है, जो तालिबान किसी दूसरे मुल्क रूस जाकर फॉरेन विमेन जर्नलिस्ट के साथ इंगेज करता है, उनको ये हिम्मत कैसे हुई कि वो इंडिया में आकर इस तरह का प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करें कि हम नहीं आने देंगे महिलाओं को, एंड द गवर्नमेंट इज ओके विथ इट? क्यों? वो होस्ट कंट्रीज वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबको पता है, 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है उन्होंने। उनको द लास्ट थिंग दैट ही लाइक्स इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। शुरू में एक दफा उन्होंने किया था, यूके जब गए थे डेविड कैमरॉन से मिलने के लिए, 2015 की बात है, मैं थी उस ट्रिप में। उसमें हालांकि उनके साथ बहुत अग्रेसिवली सवाल पूछा भी गया था और उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। फॉरेन कंट्री में भी जाके वो नहीं करते थे, बारिंग द एक्सेप्शंस ऑफ कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड यूएस, जहां होस्ट कंट्रीज पुट देयर फुट डाउन एंड दे से कि नहीं, हमारी परंपरा है, हम अपने प्रेस से सवाल लेते हैं, हम सिर्फ प्रेस रिमार्क्स नहीं देते हैं। अच्छा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मोदी जी मजबूर हुए ना, यूएस जाकर उनको सवाल लेना पड़ा। होस्ट कंट्री की बात मानी, होस्ट कंट्री की बात मानी। होस्ट कंट्री ने कहा कि अगर हम सवाल नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट देकर चले जाएंगे, जो अब यहाँ पिछले 11 सालों से ट्रेडिशन बना हुआ है, जब फॉरेन लीडर्स आते हैं तो उनकी जो प्रेस है, वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो उनकी हालत खराब कर देगी। तो मोदी जी को सवाल लेने पड़े डीसी में। वो सवाल उनको पसंद आए ना पसंद आए, सवाल सही थे गलत थे, वो अलग डिबेट है। तो होस्ट कंट्रीज काफी दफा इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोटोकॉल को लेकर, और इस वक्त तो वो जरूर ही कर सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तालिबान कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, कोई ऐसा डेवलप्ड इकोनॉमी है जो दूसरों की नहीं सुनता। तालिबान चीन तो नहीं है ना स्टेटस में। बिल्कुल। तालिबान को इस वक्त आपकी जरूरत है, तालिबान आ उसे रहा हमसे हमारी ज्यादा जरूरत है, दोनों को जरूरत है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ पा रही हूँ विक्रांत। कल से लेकर आज तक मुझे इतने लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको नेशनल स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आता, जियो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, ये रियलिज्म है। भाई मुझे भी पता है कि एन एनिमी ऑफ एन एनिमी इज अ फ्रेंड। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में इस वक्त जो रिश्तों के हालात है, इंडिया के हित में है कि आप अफगानिस्तान को साथ लेकर चले। पूरे के पूरे हमने रिपोर्टिंग आज से नहीं, इतने सालों से किए हुए हैं कि क्यों चाबहार पोर्ट जरूरी है, क्यों अफगानिस्तान के जरिए एक्सेस इनटू सेंट्रल एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये तमाम चीजें मैंसप्लेन करना आप बंद कीजिए। मैं ये कह रही हूं कि आपने ये कैसे तय कर लिया कि दिस इज ऑल राइट कि विमेन journalists will be excluded from a press conference by the leader of a delegation, and जो leader by the way is a sanctioned terrorist अभी भी globally, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी फोर्स को अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, वो आकर हमें टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं एंड यू आर ओके विथ इट। इट डज नॉट हर्ट योर सेल्फ प्राइड, इट डज नॉट हर्ट योर प्रोटोकॉल। उस बात पर मुझे ज्यादा आपत्ति है विक्रांत। एक चीज मैं जानना चाहूंगा स्मिता कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, विदेश मंत्री लंबे समय तक सुषमा स्वराज जी रही, और आज अगर सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री होती तो क्या उस स्थिति की कल्पना की जा सकती है कि किस तरह का विवाद हो सकता था या होता? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। देखिए, ये तालिबान की जो पहली रिजीम थी 1996 से 2001 के बीच में, तब तो वाजपेयी जी की सरकार थी। आप वाजपेयी जी के उस वक्त के अगर भाषणों को निकाल कर देख लें तो उसमें तो खैर ही वुड नेवर मिन्स हिज वर्ड्स कि तालिबान आतंकी संगठन है और तालिबान के साथ। इवन आफ्टर द 2021 टेक ओवर ऑफ काबुल विक्रांत, आप तब से लेकर 2024 तक के स्टेटमेंट्स अगर इंडिया के देखें, उसमें लगातार
विमेन राइट्स की बात की जा रही है, माइनॉरिटी राइट्स की बात की जा रही है, क्योंकि तालिबान ने वहां औरतों को स्कूल जाने से पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उनको काम करने की इजाजत नहीं है, संगीत वंगीत तो बहुत दूर की बात है, उनको डिह्यूमनाइज कर दिया है। इन मुद्दों को भी कल मैंने उठाया था, लेकिन देखिए उसमें मैं ये मानती हूं कि काफी दफा जब नेशनल सिक्योरिटी के इस तरह के इश्यूज होते हैं, दुनिया देशों की अखंडता, संप्रभुता का मसला होता है, आप अंदरूनी मसलों को हमेशा पब्लिकली नहीं उठाते हैं। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, क्योंकि आप नए डायनामिक्स फॉर्म कर रहे हैं तालिबान के साथ में, उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मुत्ताकी के साथ बातचीत में उसका जिक्र नहीं किया। भारत अफगानिस्तान के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसकी छू तक नहीं हुई। क्लोज डोर्स में पता है नहीं भारत ने उठाया या नहीं। मैं ये कह रही हूं कि मैं चाहती हूं कि हमारा देश जो है अपनी पूरी की पूरी जो मोरलिस्टिक पोजीशंस है उसको बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में ना डाले इन द नेम ऑफ रियलिज्म, क्योंकि इंडिया की एक स्टैचर रही है ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म ओवर द इयर्स। जब हमारी इकोनॉमिक क्लाउट नहीं थी, जब हमारा मिलिट्री माइट नहीं था, व्हाट हेल्प्ड इंडिया वाज द फैक्ट कि हमारी एक मोरल कंपस थी, हमारे एक नैतिकता का एक आधार था। ट्रांजैक्शनल हो गई है आज की दुनिया, हम बहुत हार्डकोर। और देखिए ये मतलब आप सीरिया को भी देख ले, अल शरा संयुक्त राष्ट्र गए हुए थे, जो ग्लोबल टेररिस्ट अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, वो यूएन में जाकर अमेरिकी ऑफिसर्स के साथ सूट कोट टाई पहनकर, एक तरीके से इट्स अ गुड थिंग अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टेरर बैकग्राउंड को छोड़कर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। दुनिया इज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, आई अंडरस्टैंड इट्स हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स, आपको अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना होगा, हमें एक्सेस चाहिए इनटू सेंट्रल एशिया, हमें अपने अफगानिस्तान में $3 अरब की जो अभी तक के निवेश हुए हैं, इंडिया ने 2021 के पहले वहां संसद की इमारत बनाई, सड़कें बनाई, हाईवेज, डैम्स बनाए, वो गुडविल है इंडिया के लिए अफगानिस्तान में। वी डोंट वांट ऑल ऑफ दैट टू गो टू वेस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस। तो वो आप फिर भी अगर पब्लिक में जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन टू अलाउ द तालिबान टू कम एंड डिक्टेट टर्म्स एंड सेट टर्म्स कि यहां पर हम महिलाओं को आने नहीं देंगे, एंड टू नॉट से अ वर्ड अबाउट इट, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। एक चीज जो आपने अभी जिक्र भी किया वो भी मैं जानना चाहूंगा कि मैं कल से सोशल मीडिया पर आपके ट्वीट के बाद लगातार देख रहा हूं कि लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत बड़ी संख्या है देश की जो कह रही है कि ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो इकोसिस्टम और ट्रोल्स की हम बात कर रहे थे वो एकदम समझाने में जुटे हैं कि ये देश के लिए कितना जरूरी है इस समय ये यात्रा। मैं अमित मालवीय के भी कुछ पुराने ट्वीट देख रहा था, उनका नहीं। तो वो अपने ट्वीट में वो लगातार सवाल उठाते थे कि किस तरीके से तालिबान में महिलाओं की स्थिति ऐसे खराब हो रही है। या अमित मालवीय को छोड़ भी दीजिए, उसको हम उनको क्यों काउंट करें, लेकिन इस बातचीत में बहुत से लोग तालिबान पर तो सवाल उठाते थे ना कि वहां पर उसकी रिजीम में महिलाओं की बुरी स्थिति है, महिलाएं स्कूल नहीं जा पा रही, कॉलेज जब तोड़े जा रहे थे उनके दृश्य दिखा रहे थे। तो आज उन्होंने हमारे देश में आकर महिलाओं को ठीक वैसे ही संदेश दे दिया है जैसा वो अपने देश में अपनी महिलाओं को दे रहे हैं। तो ये तो बड़ी चिंता की बात है ना। देखिए विक्रांत, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, एज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो फॉलो करते हैं, हम ये हमेशा मानते हैं, जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले, कि जैसे राजनीति है वैसे विदेश नीति में ना कोई स्थायी दोस्त होते हैं, ना कोई स्थायी दुश्मन होते हैं। यू ओनली हैव परमानेंट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के हिसाब से आपके दोस्त और दुश्मन तय होते हैं। मतलब आज की तारीख में आप पिछले कुछ महीनों में ही देख ले, भारत की विदेश नीति में कितनी बड़ी रीसेट्स हो गई हैं। नरेंद्र मोदी तियानजिन जाते हैं, चीन के साथ अब दोस्ती की बात हो रही है, गलवान के कुछ सालों बाद अब डायरेक्ट फ्लाइट्स इस महीने के अंत तक रिज्यूम हो जाएंगे इंडिया चाइना के बीच में। भारत, चीन, रशिया एक साथ अमेरिका को सिग्नल कर रहे हैं, जिस अमेरिका के कैंप में हम इतने नजदीक जा चुके थे कि ऑलमोस्ट नेचुरल एलाइज के तौर पर हमें देखा जा रहा था। तो ये चीजें होती हैं। उथल पुथल की स्थिति में आपको अपने देश हित के हिसाब से अपने डिसीजंस करने पड़ते हैं। और इस सरकार की तो पर्टिकुलरली स्टैंड्स रही है कि हमारे अंदरूनी मामलों में कोई उंगली ना उठाए, कि कोई आकर, हमने अमेरिका में भी देखा था लास्ट टाइम जब ओबामा आए थे, उन्होंने एक टाउन हॉल कॉन्वर्सेशन में ह्यूमन राइट्स का मसला उठाया था, विच डिड नॉट गो डाउन वेल। और ये सरकार बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करती है अगर कोई भी सरकार उंगली उठाकर कहे कि देखिए आपके देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के घर लिंच किए जा रहे हैं, डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो द सेम अप्लाइज। इसीलिए जब आज की तारीख में जब भारत सरकार बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे थे पिछले साल, जब उन पर बात कर रहे थे, तो वहां से तपाक रिएक्शन आ रहा था कि भाई आप अपने घर को देख लो, आप हम पर आप रिएक्ट ना करो। इंक्रीजिंगली कंट्रीज ना केवल ट्रांजैक्शनल हुई हैं बल्कि मोर इनवर्ड लुकिंग हुई हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनकी क्रिटिसिज्म कहीं बाहर से आए। ये आजकल मोरलेस सारे कंट्रीज का हाल है, बल्कि मोर इनवर्ड लुकिंग हुई हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनकी क्रिटिसिज्म कहीं बाहर से आए।
ये आजकल मोरलेस सारे कंट्रीज का हाल है कि भैया तुम अपना संभालो, हम अपना संभाल रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं समझ सकती हूँ कि इंडिया इज बीइंग सेंसिटिव, कि अभी तालिबान के साथ सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम विमेन वाले इश्यूज को हम बाद में धीरे धीरे उठाएंगे, अभी हम तुरंत पब्लिक फोरम पे ना उठाएं, लेट अस नॉट रब देम द रॉन्ग वे। लेकिन व्हाट यू सेड इज राइट। जो लोग तालिबान की विचारधारा के इतने खिलाफ हैं, जो लोग इंडिया में मुस्लिम्स को तालिबानी बोल बोल कर गाली देते हैं विक्रांत, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी तो देखिए इतने सालों से आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं इंडियन मुस्लिम मेन को गाली देने के लिए, कभी तलाक के मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, उनके सुधार के लिए आप लगे हुए हैं। आप देवबंद जा रहे हैं, देवबंद इज द रूट आइडियोलॉजी फॉर द तालिबान। लेकिन इंडिया में देवबंद भी, भले उनके सेमिनरीज अलग हों, उनके मदरसों में मेन जाते हों, उन्होंने विमेन की तालीम पर तो प्रतिबंध नहीं लगाया है ना। दे रन स्कूल्स जो बच्चियों के लिए होते हैं, जहां गर्ल्स जाती हैं, जहां बच्चियां तालीम हासिल करती हैं। बिल्कुल। तो ये तो आप सऊदी में भी देख ले, सऊदी इज द होली कस्टोडियन, द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स। सऊदी में भी आज की तारीख में अगर आप देखें जो शिफ्ट्स हो रहे हैं, मैं रियाद गई हुई थी, वहां पर एट द एंड ऑफ द डे क्राउन प्रिंस जो हैं दुनिया भर में अपनी इमेज को बदलने के लिए, वहां औरतें आज देर रात मॉल्स में काम करती हैं, वहां धीरे धीरे ड्राइविंग की परमिशन दी जा रही है। सो इवन तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इस्लाम का कोई फॉर्मुलेशन है जो हर जगह एप्लीकेबल है। ये एक कट्टर शरिया लॉ का जो फॉर्मुलेशन है जो इनका है तालिबान का, इट हैज टू बी कंडेम्ड। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर इस्लामिक कंट्रीज। आप मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज है ना, यहाँ पर औरतें आपको अच्छी खासी वर्कफोर्स में दिखेंगी, इनकी अपनी फ्रीडम्स है, राइट्स है। तो उस तालिबान का देखिए, इस सरकार में एक प्रॉब्लम है विक्रांत, क्योंकि हम जहां महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको याद हो कि ये वही तालिबान है टेक ओवर के दौरान कॉन्फ्लिक्ट में वी लॉस्ट आवर फोटो जर्नलिस्ट, आवर ओन कॉलीग दानिश सिद्दीकी। उस वक्त तो तालिबान एनिमी स्टेट था, उस वक्त तो आपको उसकी जरूरत नहीं थी, आप बात नहीं कर रहे थे। लेकिन दानिश के लिए एक शब्द नहीं लिखा गया बाय दिस गवर्नमेंट, जबकि वो एनिमी टेरिटरी में ही वाज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो एक तो ये प्रॉब्लमैटिक है इस इकोसिस्टम में कि जब तक मतलब वो आपकी नैरेटिव को सूट ना करे, आप आवाजें नहीं उठाते हैं। तो मोरल्स प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा नहीं है समथिंग दैट अपील्स टू देयर फैंस एंड देयर बेसिस, पर उनको नहीं है तो नहीं है। अब मेरी है स्टैंडर्ड्स, मैं चाहती हूँ लाइफ में मेरे हायर स्टैंडर्ड्स हो। इफ यू वांट टू कम एंड शाउट एट मी एंड अब्यूज एट मी, मेरी तो ट्विटर टाइमलाइन रेस्ट इन पीस हो गई है कल से। नहीं, सिर्फ आपकी क्या नहीं, करें ये तो उसका? हर सोचने समझने वाले व्यक्ति की यही इच्छा होगी, और दिल से सब कल से बहुत परेशान है कि हमारे देश में रहकर और महिला पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों कर दिया गया। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा स्मिता आपसे कि सरकार की हमने बात कर ली, सबकी बात कर ली, लेकिन मुझे तो आपत्ति, और बहुत से मेरे ऐसे सोचने वाले, हमारी कोई विदेश नीति में तो एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन इस चीज में पत्रकारिता में तो हम लोग भी उतने ही सालों से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मौजूद पुरुष पत्रकारों को भी कम से कम इस बात पर बाहर आना चाहिए था कि यहाँ पर हमारे साथी महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। आपको लगता है नहीं? क्योंकि इतने सालों से उनको जो बात अपनी कहनी थी वो तो मैसेज के जरिए आई जाती, वो तो उनका वीडियो मैसेज भी आ जाता। ये सॉलिडारिटी इंडियन मेल जर्नलिस्ट को वहां दिखानी चाहिए थी। देखिए विक्रांत, ये तो बहुत साल हो गए कि हमने कोई इस तरीके की यूनिटी और सॉलिडारिटी हमारे इंडियन मीडिया स्पेस में ही देखी हो, किसी भी बीट में, पॉलिटिक्स हो, विदेश नीति हो। क्योंकि खुद इंडियन न्यूज रूम ही आज इतने धड़ों में आज बटे हुए हैं कि कौन राष्ट्रवादी चैनल है, कौन एंटी चैनल है, कौन ये चैनल है। देखिए मुझे लगता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसमें बहुत ज्यादा बुराई नहीं देखती हूँ कि वो लोग वहां गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ सवाल पूछे भी गए थे विमेन राइट्स को लेकर, और जिस पर बड़ी आयरनी वाली जवाब दी उन्होंने, कहा कि ये तो प्रोपेगेंडा है कि महिलाओं के खिलाफ हम आजादी नहीं देते हैं, जबकि वो एक ऐसे कमरे में बोल रहे थे जहां महिला पत्रकार ही नहीं थे। और काफी दफा ऐसे भी होता है कि रिपोर्टर्स खुद से ये डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये न्यूज रूम के हायर अप्स, एडिटर्स, ओनर्स ले पाते हैं उनके लिए। हाँ, अगर लास्ट में सब मिलकर एक प्रोटेस्ट ऑफिशियली लॉन्च करते, डिप्लोमेसी में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारी जो पूर्व विदेश सचिव थी निरुपमा राव मेनन, जब वो चाइना में पोस्टेड थी एज एन एम्बेसडर, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि उस वक्त भारत और चीन के बीच में कुछ तल्खियां चल रही थी, तो उनको जानबूझकर बहुत लेट नाइट समन किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना में। और नॉर्मली हम थोड़े से कर्टसीज एक्सटेंड करते हैं डिप्लोमैट्स को, तो लेट नाइट जब उनको बुलाया गया था, when निरुपमा राव मेनन वेंट टू द फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना में, उनको जिनसे मिलना था उन्होंने उनसे हैंडशेक नहीं किया था।
सो इट वेंट डाउन एज अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हम्म, कि सामने वाला बंदा हाथ हाँ, निकाल रहा है हैंडशेक हाँ, करने के लिए। हाँ, तो प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं, you know, maybe you could have gone and at least at the end refused to do a, I don't know handshake की नहीं इन हाँ, लोगों ने, वो मुझे नहीं पता, हाँ, बट मीडिया इज नॉट यूनिफाइड एंड मैं समझती हूँ। देखिए ये जरूरी होता है कि आप जाकर उनके नजरिए को आप समझें, आप उनसे उनके हाँ, सवालों का जवाब लें और हाँ, पूछें कि क्या है। नहीं क्या अब क्या बताऊं मैं, मनी मीडिया में नहीं है वो सॉलिडारिटी। अरे बट ये मैं ये भी हाँ, बता दूं कि उन हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस के भी वहां मेल पत्रकार हैं जिनकी विमेन पत्रकार आर वेरी वोकल, हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत साष्टांग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हाँ, कभी कभार ये लगता है कि हमको प्रायोरिटी हमारी स्टोरी को देनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए स्मिता, आपने अपनी बात कही और उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि ये मसला जो है वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भारत सरकार इस मामले में कम से कम औपचारिक अपनी बात जरूर तालिबान के विदेश मंत्री और तालिबान की सरकार तक जरूर पहुंचाएगी। महिलाओं के सम्मान के साथ विक्रांत, जर्नलिज्म के अधिकार, जर्नलिज्म के अधिकार के साथ, जर्नलिज्म के बिल्कुल अधिकार का बिल्कुल सवाल है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार औपचारिक तौर पर ये करेगी। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदन से बात करने के लिए।